नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान आईएएस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आने वाले व्यापम के एग्जाम के लिए जो हॉस्टल वार्डन, सहकारिता हो गया और पटवारी जैसे एग्जाम के लिए एमसीक्यूज फिर से लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन प्रमुख क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा जो है स्पेशल बेंच लॉन्च किया जा रहा है। स्पेशल बेंच किसके लिए हुई? स्पेशल बेंच जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती के लिए विशेष बैच आरंभ किए जा रहे हैं। ठीक है, कब से आरंभ हो रहे हैं? आज से ही ये आरंभ हो रहे हैं, जो 21 तारीख जो है 21 सितंबर को ये आरंभ हो रहे हैं। यह क्लास आपको जो है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, प्लस इसके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आज से यह स्टार्ट हो रहा है, शाम को जो है शाम 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक के यह क्लास चालू होगी। कहाँ पर हो रहा है भाई? तो ये हमारी कक्षाएं, विशेष कक्षाएं जो यहाँ पर हेड ऑफिस जो है आपके रजबंधा मैदान जो है, रजबंधा मैदान के अंतर्गत बीजेपी कार्यालय के बाजू में आपको इसका स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित, किस वंश के इतिहास से संबंधित? जो गोपल्ला गीत है जो है किससे संबंधित है भाई? संबंध की अगर बात करेंगे तो गोपल्ला गीत हमारा ठीक पांडु वंश है, नल वंश है, कलचुरी वंश है या सोमवंश? तो गोपल्ला गीत की अगर बात करेंगे तो यह संबंधित है किससे? कलचुरी वंश से। कलचुरी वंश के जो राजा है कल्याण साय, कल्याण साय, ठीक, कल्याण साय को माना जाता है कि यह जहांगीर के दरबार में, जहांगीर, ठीक, जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे हैं। तो जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहे। इनका उल्लेख कहां पर होता है? एक उल्लेख हमें मिलता है इसी गोपल्ला गीत के अंतर्गत हमें उल्लेख मिलता है। दूसरा एक रचना है तुजु के जहांगीरी, तुजु, तुजु की जहांगीर, ठीक, इन दोनों में हमें जानकारी मिलती है कि ये किनके कार्यकाल में? जहांगीर के कार्यकाल में जो 8 वर्षों तक उनके दरबार में रहा है। ठीक है, कल्याण साय जो इनके दरबार में रहे, तो किससे संबंधित है? कलचुरी वंश के अंतर्गत कल्याण साय जो राजा है इससे संबंधित आपको देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ राजवंश दिए हुए, एक तरफ शासक है, कौन सा राजा कौन से वंश से संबंधित है ये बताइए। सबसे पहले देखते हैं पांडु वंश का राजा, इनमें से कौन पांडु वंश के राजा है? तो पांडु वंश के राजा आपको मिलेंगे जो नन्नराज प्रथम, यह पांडु वंश के राजा है। दूसरा फनी नाग वंश के राजा, तो अहिराज जो, अहिराज को क्या माना जाता है भाई? इसके फनी नाग वंश के प्रथम राजा माने जाते हैं। वही देखेंगे छिंदक नाग वंश, छिंदक नाग वंश के राजा मधुरांतक देव को जो है छिंदक नाग वंश के राजा थे। कांकेर के सोम वंश के बोप देव जो है कांकेर के सोम वंश के राजा थे। नल वंशी शासक की अगर बात करेंगे तो स्कंद वर्मन हमारे कहा नल वंशी शासक थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 5 4 3 2 1। तो हमारा सही उत्तर है 5 4 3 2 1, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक, निम्नलिखित में से हमारे किस शासक द्वारा अपने ताम्रपत्र में खड़गधारा जीत भुवय लिखवाया गया था? किनके द्वारा जो है ये शब्द लिखवाया है उनके ताम्रपत्रों में देखने मिलते हैं। तो खड़गधारा जीत भुवय आपको देखने मिले। तो सरबपुरी वंश का जो शासक है, सरबपुरी शासक जिनका नाम है नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक है, तो सरबपुरी शासक जो नरेंद्र राज है, नरेंद्र राज, तो नरेंद्र राज के द्वारा जो है इनके ताम्रपत्र में खड़गधारा जीत भुवय का उल्लेख मिलता है या लिखवाया गया था। कौन से ताम्रपत्र भाई? इनके 2 ताम्रपत्र है, एक है पीपर डुला ताम्रपत्र। पीपर डुला ताम्रपत्र जो है, पीपर डुला कहां पर है? तो पीपर डुला ताम्रपत्र आपको देखने मिलेंगे सारंगगढ़ में, सारंगगढ़ के पास आपका जगह है पीपर डुला, यहीं से। दूसरा ताम्रपत्र है कुरुद ताम्रपत्र, कुरुद ताम्रपत्र, यहां पर आपको देखने मिलेंगे राजा नरेंद्र राज के जो आपको उल्लेख मिलता है, खड़गधारा जीत भुवय का उल्लेख मिलता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर पहली बार जो है प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो वो कौन से राजा है जिन्होंने पहले उनके सिक्कों पर प्राकृत में लिखा जाता था, अब उसे बदल कर क्या कर दिया गया है? संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लग गए। तो यह जो है आपका, ठीक है, इस वंश के अंतर्गत अगर देखेंगे तो सरबपुरी राजवंश के प्रथम जो राजा थे सरबराज, तो सरबराज के द्वारा जो है क्या प्राकृत भाषाओं की जगह क्या प्रयोग करने लग गए? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। इनके सिक्कों में हमें ये देखने मिलते हैं सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस शासक की हत्या कर इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी? तो देखियो, इस समय अब राजा की बात करेंगे। एक शासक है सरबपुरी जो शासक थे, जिसका नाम है सुदेव राज। सुदेव राज, इनका सामंत हुआ करते थे। इनका सामंत कौन थे भाई? सामंत तो थे इंद्रबल। इंद्रबल इसका सामंत हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद सुदेव राज की अगर बात करेंगे तो सुदेव राज के बाद जो शासक बना इनका भाई प्रवर राज। ठीक है, प्रवर राज जो प्रथम है ये शासक बनते हैं, तो इनके भी सामंत के रूप में रहते हैं। प्रवर राज का पुत्र आता है प्रवर राज द्वितीय। प्रवर राज द्वितीय, तो इंद्रबल जो है यह प्रवर राज द्वितीय जो कमजोर शासक है, इसी की हत्या करके जो यहाँ पर क्या किया जाता है भाई, सिरपुर के अंतर्गत सिरपुर में पांडु वंश की नींव रखते हैं इंद्रबल के द्वारा। तो किनके द्वारा हत्या किए, मतलब इंद्रबल के द्वारा हत्या किया गया। किनकी हत्या किए गए? तो प्रवर राज द्वितीय की हत्या किए गए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रवर राज द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडुवंशी शासक भरत बल की रानी का क्या नाम है जो सरबपुरी वंशी थी? तो सरबपुरी वंश के अंतर्गत राजा नरेंद्र, अभी बताया था आपको भाई, राजा नरेंद्र राज। ठीक है, सरबपुरी जो वंश के अंतर्गत राजा नरेंद्र राज, इनकी बहन का नाम था लोक प्रकाशा। इन्हीं का विवाह, जो सरबपुरी वंश के अंतर्गत नरेंद्र है, उनकी बहन का नाम है लोक प्रकाशा। इन्हीं का विवाह हुआ था किनके साथ? सरबपुरी शासक जो सरबपुरी वंश से जो नरेंद्र की बहन का, ठीक है, बहन का विवाह किनसे? लोक प्रकाशा का विवाह हुआ था भरत बल के साथ, जो इसे माने जाते हैं पांडुवंशी। कहाँ का पांडुवंशी? मैकल का पांडुवंशी। मैकल पांडुवंशी, या मैकल का इसे को क्या कहते हैं? सोमवंश कहते हैं। मैकल का सोमवंश ही कहा जाता है इसी को जो है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो हमारे इसमें उत्तर बता दी, इसमें जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लोक प्रकाशा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता है। कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था थी, कलचुरी काल में इसमें देखेंगे तो राजस्व व्यवस्था की अगर बात करेंगे, राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी, ठीक है, तो राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था महाप्रमात्री। महाप्रमात्री जो है राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे कलचुरी काल में। आगे देखिए, मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? तो मड़वा महल की अगर बात करेंगे तो मड़वा महल जो स्थापत्य कला का नमूना किसके? फनी नाग वंश का जो है यह फनी नाग वंश के अंतर्गत एक 24वें नंबर 24th नंबर का राजा हुए। 24वें नंबर के राजा जिनका नाम है रामचंद्र देव। इस रामचंद्र देव के द्वारा लगभग 1349 ईस्वी में जो है, ठीक है, एक महल बनाया गया विवाह करने के लिए, जो विवाह करने के लिए महल बनाया गया जिसका नाम है मड़वा महल। मड़वा महल की अगर बात करेंगे तो यह 16 स्तंभों वाला एक महल है। 16 स्तंभों वाला महल है। मुख्य रूप से अब मंदिर के रूप में हम देखते हैं जो भगवान शिव का मंदिर, इनके गर्भगृह में कौन सा है? तो भगवान शिव का मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मड़वा महल किससे संबंधित है? हमारे फनी नागवंशी राजा रामचंद्र देव से संबंधित ये जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? भीमा मंदिर की अगर बात करेंगे तो यह रत्न जाजल्य देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया। कलचुरी शासक जो है आपका जाजल्य देव प्रथम, इनके द्वारा जो जाजल्यपुर नगर बसाया गया, जाजल्यपुर, ठीक है, जाजल्यपुर नगर बसाया गया। ठीक है, जाजल्यपुर वर्तमान का हम जानते हैं कौन से नाम से? जाजल्यपुर जो नगर है वर्तमान में इसी को जाना जाता है जांजगीर के नाम से। और यहीं पर जो है एक मंदिर बनवाया गया जिसे, ठीक है, भगवान विष्णु का जो है एक मंदिर, भगवान विष्णु का एक मंदिर बनाया गया। इसी मंदिर के पास में एक तालाब भी बनवाया गया। इस तालाब को कहते हैं भीमा तालाब और इस मंदिर को कहते हैं भीमा मंदिर। ठीक है, तो किनके द्वारा बसाया गया? जाजल्य देव प्रथम के द्वारा ये बनाया गया, जाजल्य देव प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, जाजल्यपुर या जांजगीर के अंतर्गत ये मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सरबपुरी राजवंश के किस शासक के द्वारा गरुड़ शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए? तो किनके द्वारा जो है सरबपुरी राजवंश का जो राजा है
ठीक है, जो राजा के जो सिक्के चलाए गए थे, इस सिक्के में आपको क्या क्या मिलेंगे भाई, एक तरफ आपका गरुड़ है, एक तरफ गरुड़, शंख, चक्र, ये देखने साथ में इसमें लिखा होता था प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि कहाँ गई, शंख गरुड़ और चक्र वगैरह जो होते थे किनके, तो नाम ही दिख रहा है हमें किनके, प्रसन्न मात्र। तो राजा कौन सा हो जाएगा, प्रसन्न मात्र के जो सिक्के थे उसमें क्या होते थे, गरुड़, शंख और चक्र बने होते थे। जनरली ये सिक्के की अगर बात करेंगे, स्वर्ण और रजत मुद्रा ये चलाए गए थे, इन सिक्कों पर इनके ये चित्रकारी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सरभपुरी राजा के। तो ये सिक्के कहाँ से मिले हैं अगर देखेंगे तो कटक से लेकर चांदा तक, कटक से लेकर चांदा तक लगभग इनके 116 सिक्के प्राप्त हुए हैं, लगभग 116 सिक्के प्राप्त हुए, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अभिलेख की शुरुआत, ठीक है, अभिलेख की शुरुआत जो है विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे शब्द से होता है, तो वो कौन सा अभिलेख है जिसके अंतर्गत ये लिखा गया, विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे करके। तो कौन सा वो अभिलेख है भाई, अभिलेख की अगर बात करेंगे तो अभिलेख हमारा पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख जो है वर्तमान की जो भोपालपट्टनम है, भोपालपट्टनम, तो भोपालपट्टनम के अंतर्गत जो है, भोपालपट्टनम के अंतर्गत इसका पूर्व नाम होता था पुष्करी। ठीक है, तो वाकाटक का एक राजा है, वाकाटक शासक जिसका नाम है, वाकाटक शासक जिसका नाम है पृथ्वी सेन के द्वारा जो है आक्रमण किया गया इस पुष्करी पर। इस समय जब पृथ्वी सेन के द्वारा आक्रमण किया गया, इस पुष्करी में शासन हुआ करते थे, किनका शासन हुआ करता था, तो अर्थपति भट्टारक, नलवंशी शासक जो है अर्थपति भट्टारक का ये शासन हुआ करता था, जिसे पराजित किया गया था। पराजित करने के पश्चात इस पुष्करी को क्या कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। बाद में इन्हीं का जो पुत्र है, अर्थपति भट्टारक का जो पुत्र है जिसका नाम है स्कंद वर्मन के द्वारा इस पुष्करी को जो है, पुष्करी को पुनः स्थापित किया गया। पुष्करी को क्या है, पुनः स्थापित किया। किस नाम से स्थापित किया गया, तो ये नाम हो गया इसका पोड़ागढ़ पुनः स्थापित किया गया। और यही पोड़ागढ़ से जो है पोड़ागढ़ अभिलेख खुदवाया गया, जिसके अंतर्गत शुरुआत क्या है भाई, विजेता थे, विजेता है, विजेता रहेंगे। ये क्यों लिखवाते हैं भाई ये इसके अंतर्गत, क्योंकि स्कंद वर्मन के द्वारा वाकाटक शासक जो थे देवसेन, इसे पराजित करते हैं। देवसेन को पराजित करने के पश्चात ये अभिलेख खुदवाए थे, पराजित करने के बाद ये अभिलेख खुदवाया गया था, इसलिए कहते हैं इसे विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे करके। ठीक है, ये हमें इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मराठा शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार सत्य है पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। इसमें देखिए पहला कथन, मराठों ने कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। क्या ये सही है क्या भाई, नहीं। केवल और केवल जो ग्राम के अंतर्गत जो गौटिया का पद को बना रहने दिया, जो गौटिया का पद था वही बस हमारा चल रहा था, बाकी चीज इसमें कोई भी संचालित नहीं थी, उनके प्रशासनिक व्यवस्था पूरे बदल गई। तो ये कथन तो बिल्कुल सही नहीं। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। प्रत्यक्ष रूप से अगर नियंत्रण की अगर बात करेंगे तो मराठों का क्या था भाई, मराठे के द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत खालसा जो भूमि होती थी उन पे प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। किनका होता था, मराठों का। तो ये कथन हमारा तो बिल्कुल सही है, तो सही उत्तर हमारा यह हो जाए। उसके अलावा जो दिए गए मराठों के भू राजस्व दहसाला पद्धति, तो ये नहीं था। ठीक है, मराठों ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया गया, तो ये भी गलत है, मराठों कलचुरी को नहीं सौंपे थे। ठीक है भाई, उल्टा दे दिया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। पूछा गया एक तरफ मराठे काल के क्या दिए हुए, कर दिए हुए, दूसरी तरफ दिए हैं किससे संबंधित वो थे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो टकोली की अगर बात करेंगे तो जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक जो कर हुआ था, जमींदारों से जो लिया जाने वाला वार्षिक जो कर था उसे ही क्या कहते थे, टकोली कहते थे। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जब का शायर की अगर बात करेंगे, वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, बिल्कुल ये आपका जो है शायर जो है गलत लिखा है भाई, ये नहीं था। शायर की अगर बात करेंगे तो शायर जो है आयात निर्यात, वस्तुओं की जो आयात है, आयात निर्यात के लिए
आयात निर्यात के लिए लिया जाने वाला शुल्क जो रहता था, कर या टैक्स, उसे कहते हैं हम सायर कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या जाएगा, यही वाला हमारा सुमेलित नहीं है। पंडरी वाला आपका क्या था, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था, ये बिल्कुल सही है। सेवई की अगर बात अर्थदंड या छोटे जो कर होते थे, अस्थायी कर या जुर्माना वगैरह, उसके लिए लिया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस समय आप देखेंगे, ठीक है, तो जुगराज जो कुंवर है, जुगराज कुंवर उनका वास्तविक नाम है, जिन्हें रानी चोरिस के नाम से जाना जाता है। ये लगभग आप देखेंगे तो 1778 के अंतर्गत जो है इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। 1778 में विद्रोह, ठीक है। कौन से विद्रोह का, जो रानी चोरिस का विद्रोह के नाम से इसे जानते हैं भाई। 1778 में किनके शासनकाल में अगर देखें तो शासनकाल था इस समय भैरम देव के शासनकाल में, भैरम देव, ठीक है, भैरम देव के शासनकाल में इन विद्रोह किया गया था, जो विद्रोह 8 वर्षों तक चला था। 8 वर्षों तक का विद्रोह था। 8 से हमारा कितना हो जाएगा भाई, 1786 तक ये विद्रोह हुआ था। 8 वर्षों तक ये विद्रोह हमें देखने को, जिसे रानी चोरिस के नाम से, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो जुगराज कुंवर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, रुद्र प्रताप देव के समय, रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घाटी पोनी प्रथा किससे संबंधित, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ठीक है भाई, तो इसमें आप देखेंगे घाटी पोनी प्रथा की अगर बात करेंगे रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में, तो इस समय ये जो है पर्दा प्रथा से था क्या? नहीं, इससे संबंधित नहीं था। बहुविवाह प्रथा था, ये भी सही नहीं है। बाल विवाह प्रथा से संबंधित है क्या? ये भी नहीं। ये क्या था भाई, मुख्य रूप से घाटी पोनी प्रथा जो है स्त्री विक्रय से संबंधित है। स्त्री विक्रय के मतलब जो है, यहाँ जो महिलाओं की नीलामी होती, नीलामी का मतलब यहाँ पर कुछ जो जातियां हैं विशेष वर्ग की जाति, जैसे कि सुंडी, कलार, पंडरा, धोबी। सुंडी, कलार, पंडरा, धोबी के जातियों के द्वारा इसमें यह प्रचलन था। इनके द्वारा क्या किया जाता है भाई, जो विधवा हो गए हैं या पति के द्वारा छोड़ दिए गए हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या किया जाता है, महिलाओं के जो नीलामी के लिए दे दिया जाता था राजा के पास। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या था भाई, जो इस वर्ग के होंगे, ठीक है भाई, जिस जाति का वो है, उन्हीं जाति के वर्ग के व्यक्ति के द्वारा ही इन्हें खरीदा जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा भी खरीदा जाए। ये एक प्रथा प्रचलित थी इसके कार्यकाल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भोसले सेनापति नीलू पंत का बस्तर पर प्रथम बार आक्रमण है? बस्तर में प्रथम आक्रमण कौन किया करके भी पूछा जाता है। तो बस्तर में सबसे प्रथम बार आक्रमण भोसले सेनापति थे नीलू पंडित या नीलू पंत, इनके द्वारा आक्रमण किया था। कब किया गया था भाई? सबसे पहली बार जो किया गया था 1770 में यहाँ पर आक्रमण किया गया था। 1770 में आक्रमण होता है बस्तर क्षेत्र के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आक्रमण हुआ। उस समय शासक हुआ करते थे यहाँ पर दलपत देव। इस कारण से दलपत देव जो है पहले क्या हुआ करती थी, राजधानी जो बस्तर थे, इस राजधानी को परिवर्तित कर देते हैं, जगदलपुर ले जाते हैं 1771 में। इसलिए जगदलपुर को ज्यादा सुरक्षित मानकर जगदलपुर को राजधानी बनाते हैं। तो 1771 में जो है ये जगदलपुर को अपनी राजधानी बना। 1770 में वो आक्रमण करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाते। इस समय क्या हो जाते हैं, ये असफल रहते हैं, सफल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखते हैं इसमें, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति विद्रोह में धावड़ा वृक्ष की टहनियों को प्रतीक स्वरूप जो है प्रयोग किया गया था? कौन सा वो विद्रोह था भाई? तो विद्रोह की अगर बात करेंगे तो ये विद्रोह था हमारा परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह में जो है धावड़ा वृक्ष की टहनियों को क्या प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। धावड़ा वृक्ष की टहनी जो है, ठीक है, सिंबल या प्रतीक के रूप में लोगों को पास भेजा जाता है, आपको विद्रोह में शामिल होना है उसके लिए। तो परलकोट विद्रोह आप देखेंगे तो परलकोट जो है आपका, ठीक है, परलकोट जमींदार का नाम है गेन सिंह। परलकोट के जमींदार थे गेन सिंह। गेन सिंह के द्वारा जो 24 दिसंबर 1824 की इसकी योजना बनाई गई। इसकी योजना बनाई गई थी, सबसे पहले योजना बनाए गए थे, अभी आक्रमण नहीं हो। ठीक है, जैसी जो है, ठीक है, इसके बाद आपका 4 जनवरी लगभग 4 जनवरी 1825 की इसकी शुरुआत होती है। इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत होती है। इस विद्रोह में सारे जो नेता इसमें शामिल होंगे,
कौन से नेता? अबू जमाड़िया। जो क्षेत्र परलकोट नदी हमारी प्रवाहित होती है कहाँ पर? जो आज की कोटरी नदी, उसी को परलकोट नदी, इस क्षेत्र में इनका प्रभाव था। तो 4 जनवरी 1825 को क्या करते हैं? इनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे करते हैं भाई? जो भी अंग्रेज और मराठा अधिकारी थे इस क्षेत्र के अंदर, उनके ऊपर हमला करके जो है ये स्टार्ट कर देते हैं इस विद्रोह का। जो तो बहुत सारे जो मराठे अधिकारी हो गए, अंग्रेज अधिकारी, उनके ऊपर हमला करते हैं। बाद में इसी को जो है 10 जनवरी को इन्हें घेर लिया जाता है। 10 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 जनवरी को ये गिरफ्तार हो जाते हैं गेंसी। उसके बाद इनके 20 जनवरी 1825 को इन्हें फांसी दे दी जाती है और इन्हें बस्तर का प्रथम शहीद कहते हैं। बस्तर का प्रथम शहीद कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये घटना हुई थी इनके कार्यकाल में। इसके दमन करने वाले की अगर बात करेंगे तो दमन कौन किया था? तो दमन किया था इस समय कैप्टन पेव के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1825 में विदेशी सत्ता के विरोध में अबू जमाड़ियों द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सेम अभी अब देखिए जस्ट एक्सप्लेनेशन। 1825 के अंतर्गत जो है अबू जमाड़िया वर्ग ज्यादातर शामिल हुए, क्योंकि परलकोट आपका उस क्षेत्र में। तुम्हारा कौन सा विद्रोह हो जाएगा? परलकोट विद्रोह जो है, परलकोट विद्रोह के अंतर्गत आपको देखने में अबू जमाड़िया के द्वारा यह विद्रोह हुआ था। अगला, परलकोट विद्रोह में नेता गेन सिंह को फांसी दी गई। कब फांसी दी गई है? तो फांसी देने की अगर बात करेंगे तो लगभग 20 जनवरी आपका 1825 में इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छिंदक नागवंशियों के शासनकाल में बारसूर में निर्माण कार्य है, बारसूर में जो निर्माण कार्य हुए हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब बारसूर में देखिए छिंदक नागवंशियों के द्वारा क्या क्या चीज बनवाए। विशाल गणेश की प्रतिमा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर विशाल गणेश की प्रतिमा आपको देखने मिलेंगे जो छिंदक नागवंशियों के द्वारा बनवाया गया। 32 मंदिर बनवाए। भगवान शिव का जो मंदिर है जो 32 स्तंभों वाला है, तो ये मंदिर भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धारावर्ष के एक सामंत है चंद्रादित्य, उन्हीं के द्वारा चंद्रादित्य मंदिर बनवाया गया था। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही कथन है। तो ये तीनों की तीनों किससे संबंधित है? छिंदक नागवंशी से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी क्या है? संगत है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसमें से निम्नलिखित में से किस शासक को चालकी वंश राजा कहा जाता है? चालकी वंश राजा जो इसमें से जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है काकती वंश के जो शासक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत काकती वंश के प्रथम शासक अन्नमदेव को क्या कहा जाता है? चालकी वंश राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? रीजन है। ठीक है, रीजन की अगर बात करेंगे तो जो शासक आए थे जो कहां पर जो है काकती वंश के अंतर्गत, तो काकती वंश की एक राजा है, राजा की पुत्री का नाम था रुद्रम्बा देवी। रुद्रम्बा, इनका कोई भी पुत्र नहीं था। इनका भी विवाह किनके साथ हुआ था? चालुक्य वंश के राजा के साथ हुआ था। इनकी पुत्री हुई थी ममडम्बा। ठीक है, रुद्रम्बा का पुत्री का नाम है ममडम्बा। ममडम्बा का विवाह जो अहिल्यावाड़ा थे, अहिल्यावाड़ा के जो चालुक्य थे, अहिल्यावाड़ा चालुक्य के साथ इनका विवाह हुआ था। तो चालुक्य वंश के राजा के साथ इनका विवाह हुआ था ममडम्बा। ठीक, ममडम्बा की अगर बात करेंगे तो ममडम्बा का विवाह हुआ किनके साथ? अहिल्यावाड़ा के चालुक्य के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, इनके बड़े पुत्र का नाम था प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव को जो है रुद्रम्बा देवी के द्वारा क्या कर लिया जाता है भाई? इनके गोद ले लिया जाता है। और गोद लेने के पश्चात जो काकती वंश थे वारंगल के अंतर्गत, वारंगल के काकती वंश के से राजा बना दिया जाता है। बाद में जो है आपका सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजियों का जब आक्रमण होता है तो ये भाग कर जाते हैं। ठीक है, ये तो पकड़े जाते हैं, मारा दी जाता है। अन्नमदेव की अगर बात करें तो ये भाग कर कहाँ थे? बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आकर छोटे मोटे जो वहां पर शासन कर रहे थे उन्हें पराजित कर यहाँ पर काकती वंश की नींव रखते हैं। तो काकती वंश के नाम से ये नींव रखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से राजा कौन से होते हैं भाई? चालुक्य के होते हैं। इसलिए जो है बस्तर के अंतर्गत हल्बी भतरे जो गीत है वहां पर चालकी वंश राजा के नाम से उल्लेख मिलता है। किनके बारे में? अन्नमदेव के बारे में मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक की पत्नी को मेधावती जो है स्मृति में बस्तर की मेघई साड़ी जो है प्रचलित है? बस्तर में एक साड़ी प्रचलित है जिसका नाम है मेघा साड़ी की अगर बात करेंगे तो मेघा किसी राजा की पत्नी का नाम था, मेघावती जो है।
ठीक है। तो मेघावती किनकी जो है, यहाँ पर जो भैरव देव थे, भैरव देव उनकी पत्नी का नाम था मेघावती, मेघावती। इन्हीं के नाम पर बस्तर के क्षेत्र में आज भी जो मेघई साड़ी जिसको बोला जाता है, आज भी प्रचलन में देखने मिलते हैं। तो ये जो है भैरव देव की पत्नी का, ठीक है, भैरव देव की ये पत्नी थी। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अभी अन्य क्वेश्चन लेकर अगली सीरीज लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।